ओके, वेलकम बैक अडोबी इलस्ट्रेटर के एक नए एपिसोड के साथ। तो इस क्लास में हम 6 टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रेजर टूल को देखेंगे, फिर सीजर टूल को, फिर नाइफ टूल को। और इसके बाद अगर हम शेप्स को मॉडिफाई करने के ऊपर हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे स्केल टूल को, शेयर टूल को और रीशेप टूल को। बहुत ही आसान से टूल हैं, 6 टूल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि हम इन 6 टूल्स को कैसे अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास है अरेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल। और इसके बाद अगर आप बिल्कुल इसके नीचे आ जाएं तो आपको 3 और टूल मिल जाएंगे, जिसमें हमारे पास है स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। बहुत छोटे छोटे टूल हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक बेसिक सी शेप या रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। तो अब हम रेजर टूल को सिलेक्ट कर दें। शॉर्टकट की इसका अब यहाँ पे नज़र आ रही है शिफ्ट ई। इसी तरह सीजर टूल की शॉर्टकट की है सी। और अगर हम रेजर टूल को सिलेक्ट करें तो इसका सिंपल क्या काम है भाई, सिर्फ सिंपल आपकी शेप को इरेज कर देना। जहाँ पे भी आप इसको अप्लाई करेंगे वहाँ से आपकी जो शेप है इरेज हो जाएगी। अब देखें, हम इसकी मदद से बहुत ही आसानी के साथ बहुत अच्छी अच्छी शेप्स बना सकते हैं, जो कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो अब ये डिवाइड हो चुका है मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर। जितनी दफ़ा मैंने रेजर टूल को यूज़ किया उतने पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो गया। ये अलग पार्ट है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। और अगर हम यही काम मैनुअली करते तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाता। ये फ़ायदा है रेजर टूल का। अगर हम कंट्रोल Z करें, मैं इसको वापस लेके आता हूँ उसी जगह पे, और अगर मैं दोबारा से रेजर टूल को सिलेक्ट करूँ और अब अगर मुझे अपने ब्रश का जो रेजर टूल का ब्रश है उसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास इससे रिलेटेड मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ गया जी, आपने इसका एंगल क्या रखना है। जिस तरह हमने फोटोशॉप की क्लास के अंदर देखा था ब्रश के ऊपर, इसी तरह राउंडनेस आपने क्या रखनी है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइज़। हमने एक्चुअली ये ब्रश की तरह ही काम कर रहा है। हमने यहाँ पे अपने ब्रश का साइज़ क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। एंगल अभी फ़िलहाल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम ओके करता हूँ। अब देखें, आपका जो सर्कल है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है। जितना बड़ा ये सर्कल होगा उतना ही ज़्यादा ये कट लगाएगा या उतना ही ज़्यादा एरिया ये कट करेगा या इरेज करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँ, देखें ज़्यादा एरिया इसने कट कर दिया। कंट्रोल Z करता हूँ। अगर आप दोबारा इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ऑप्शंस को आप दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं। मैं रीसेट कर देता हूँ और मैं इसको करता हूँ ओके। अब आप देखें वही साइज़ हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही हो चुका है। तो ये था हमारे पास पहला टूल, अरेजर टूल। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर सीजर टूल, कैंची की तरह काम करता है। रेजर टूल में क्या होता है कि जितना आपका ब्रश का साइज़ होता है ये उतना ही ज़्यादा उतने एरिया को इरेज कर देता है, लेकिन सीजर टूल में ऐसे नहीं होता। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब हम इसको यहाँ पे देखें, आ गया जी, प्लीज़ सिलेक्ट द सीजर टूल अ सेगमेंट और एन एंकर पॉइंट। ये सेगमेंट के ऊपर काम करेगा। अगर आपने मेरी वो क्लास देखी है जिसमें मैंने आपको पेन टूल के ऊपर बताया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एंकर पॉइंट होता है और सेगमेंट होता है। 2 एंकर पॉइंट के दरमियान जो एक लाइन होती है उसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। अब ये एक एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट है, और इसके बीच में अगर हमने किसी चीज़ को कट करना है तो वहाँ पे सीजर टूल काम करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अब देखिए यहाँ से कट हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ से कट हो गया। अब अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पकड़ें और इस एरिया को सिलेक्ट करें, अब देखें ये हिस्सा अलग हो चुका है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये हिस्सा तो अलग हो गया लेकिन इसका कलर अभी भी रेड है। भाई देखें, अगर मैं पेन टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कलर इसका यहाँ पे आप देखिए रेड है। रेड फिल्मा कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँ, आप देखें अभी ये हमारी जो शेप है ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुई, मतलब क्लोज नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, फिल हो गया। भाई फिल अगर आपको ऐसे नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो शेप है वो प्रॉपर क्लोज है। प्रॉपर क्लोज नहीं है, ये ओपन हमारे पास पाथ है, ये प्रॉपर पाथ नहीं है। इसी तरह अब ये जो हमारा पाथ है जो हमने इरेजर टूल से इसको कट कर दिया, अब ये प्रॉपर पाथ नहीं है। अगर आप इसको CNC लेज़र या प्लॉटर के ऊपर कट करोगे तो आपकी जो बिट है यहाँ से चलेगी, यहाँ पे आके रुक जाएगी। मतलब ये एरिया अब हमारा यहाँ से खाली हो चुका है। फिल अलग चीज़ है और हमारी जो क्लोज शेप है ये अलग चीज़ है। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो सीजर टूल का बस इतना ही काम है। आप कहीं से भी किसी भी पाथ को अगर कट करना चाह रहे हैं वो आप सीजर टूल की मदद से कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे दोबारा वापस कर देता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर जो टूल है वो हमारे पास है नाइफ टूल।
छुरी की तरह काम करेगा, नाइफ़ की तरह काम करेगा। आप जहाँ जहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे वहाँ से ये कट कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए छोटी सी एक आरी बनी हुई है, छुरी बनी हुई है, नाइफ़ बना हुआ आ गया हमारे पास। अब आपने जस्ट ऐसे ऐसे करके ड्रैग करते जाना है। तो जहाँ जहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ वहाँ से कट कर देगा। अब देखिए ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया। अब आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि हम इसकी मदद से कितनी अच्छी-अच्छी शेप्स बना सकते हैं, जो कि अक्सर आपको पोस्टर के अंदर वो पेपर कटा हुआ नज़र आता है। वो सारी चीज़ें आप इसकी मदद से बड़ी आसानी के साथ कस्टम अपनी जो शेप्स हैं उनको बना सकते हैं। तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा कट करके देख लेते हैं। तो ये देखें ऐसे-ऐसे करके आप ज़िगज़ैग भी कर सकते हैं। ऐसे करके मैंने यहाँ पे ज़िगज़ैग किया, फिर यहाँ पे करके कर दिया। अब आप देखें ये तीनों अलग हो चुकी हैं, ये अलग, ये अलग और ये अलग और ये हमारे पास अलग। 4 हमारे पास अलग टाइप की शेप्स, या आप कह लें हमारी जो शेप है या कटिंग उस तरह से हो गई। तो ये इसका फ़ायदा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं कि मैं इसी की डुप्लिकेट कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल-C, कंट्रोल-F कर लेता हूँ और अब ये हमारा सिलेक्टेड है, वो नीचे वाला सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको ऐसे करके कट कर देता हूँ। इसी तरह इसको भी कट कर देता हूँ और अब जो दरमियान वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से डल कर देते हैं। अब नीचे आप देखें तो नीचे हमारे पास वही रेड कलर है। अब अगर मैं नीचे वाले का कलर वाइट कर दूं या येलो कर लेता हूं, अब आप देखें हमारे पास एक इस तरह की, अक्सर आपने देखा होगा कि पोस्टर के अंदर जो डिज़ाइन होता है, पेपर कटा होता है और नीचे आपको बैकग्राउंड नज़र आ रही होती है। तो एक्चुअली यही जो टूल है वो उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है स्केल टूल। शॉर्टकट की है इसकी एस। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इसका क्या काम है, सिंपल स्केल करना। अब आप देखिए स्केल कर रहा है। अच्छा, अगर आप शिफ्ट को होल्ड कर लेंगे तो ये क्या करेगा कि रेशो को मेंटेन रखेगा। अच्छा, ये जो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, मैं कंट्रोल-Z करता हूँ यहाँ पे, ये हमारे इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। जिस तरह से हमने रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल के अंदर रेफरेंस पॉइंट सेट किया था, ये उसी की तरह यहाँ पे भी इसका जो स्केल है वो कम या ज़्यादा हो रहा है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, अब अगर मैं इसको स्केल करूँगा तो अब देखिए इस जगह पे रेफरेंस पॉइंट है और ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे सेट कर लूँ, अब अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा, अब देखें वहाँ से ये अपनी जगह पे स्टिल मौजूद है, लेकिन दूसरी साइड में इसका जो साइज़ है इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो मैंने आल्ट प्रेस किया और ये इसकी एक कॉपी बना दी। अब अगर मैं कंट्रोल-D करूँगा तो देखिए हमारे पास एक पैटर्न बन गया। तो इस तरह के पैटर्न्स अगर आपने बनाने हो तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। ये सर्कल में बना सकते हैं, आप यहाँ पे पॉलीगॉन को यूज़ करके बना सकते हैं। अच्छे-अच्छे पैटर्न आप बना सकते हैं और भी बहुत सारे कामों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल हमारे पास है शेयर टूल। तो शेयर टूल क्या करेगा कि हम अपने शेप को इस तरह से शेयर कर सकते हैं। सेम ये भी उसी तरह से काम करेगा। अगर आप कहीं पे अपने रेफरेंस पॉइंट को सेट कर लेते हैं तो अब ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह से शेयर होगा। अच्छा, अभी तो ये मेरे पास एक सिंगल शेप है। अगर आपके पास बहुत सारी शेप्स होंगी तो वहाँ पे ये आपका जो टाइम है वो काफ़ी सेव कर सकता है। तो इसका सिंपल यही काम है कि आप किसी शेप को अगर किसी खास डायरेक्शन में टिल्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसकी मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट टूल हमारे पास है रीशेप टूल। बहुत ही ये भी अमेजिंग सा टूल है। स्पेशली ये काम करेगा पाथ के ऊपर। अगर आपके पास कोई पाथ है, आप उसको रीशेप करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है। तो मैं पेन टूल से एक जो लाइन है वो क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे स्केप करता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास जो लास्ट टूल है वो है हमारे पास रीशेप टूल। आप इसको क्लिक करें। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँ पहले, अगर मैं इस शेप को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इसकी मदद से आसानी के साथ कर सकता हूँ। मैं अपने रीशेप टूल को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देखें तो इसका जो फिल है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब आप देखें कि जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, वहाँ पे आपको ये एंकर पॉइंट नज़र आ रहा है कि वहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करना है, मुझे यहाँ पे करना है, तो हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी हम इसमें एंकर पॉइंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अब देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंकर पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे।
अपने हिसाब से जैसे भी मॉडिफाई करना चाहें हम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा टूल था रीशेप टूल। 6 टूल थे जिसको हमने जल्दी जल्दी से कवर किया। बहुत आसान से टूल हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि हम इन 6 टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।